नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक देश के केवल 66% जिले ही हाथ से मैला उठाने की प्रथा से मुक्त हैं। ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया। प्रीपेड भुगतान साधनों के लिए जमा बीमा कवर का प्रावधान किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा बीटी कॉटन से जुड़े नए इनपुट की मांग के कारण भारत में इसके प्रवेश में देरी हो रही है। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई और महामारी संधि से रोगाणुरोधी प्रतिरोध से जुड़े प्रावधान को हटाने से मानवता को भविष्य की महामारियों का सामना करना पड़ेगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक देश के केवल 66% जिले ही हाथ से मैला उठाने की प्रथा से मुक्त हैं। मंत्रालय के मुताबिक देश के कुल 766 जिलों में से केवल 508 जिलों ने ही स्वयं को हाथ से मैला उठाने की प्रथा से मुक्त घोषित किया है। वर्ष 2013 और 2018 में किए गए सर्वेक्षणों में हाथ से मैला उठाने के कार्य में लगे सभी लोगों की पहचान की गई थी। इनकी संख्या लगभग 58,000 थी। देश में पिछले 3 वर्षों में हाथ से मैला उठाने के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। इस प्रथा से संबंधित एकमात्र वर्तमान खतरा सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक तरीके से सफाई है। हाथ से मैला उठाने की प्रथा की अगर हम बात करें तो सीवर या सेप्टिक टैंकों से मानव मल को हाथ से हटाने के कार्य को हाथ से मैला उठाने की प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा की परिभाषा में सेप्टिक टैंक, नालियों या रेलवे पटरियों को साफ करने के कार्य में लगाए गए व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। इस प्रथा को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। इस प्रथा के अभी भी जारी रहने के कई कारण हैं। इस अधिनियम का कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। अकुशल श्रमिकों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और लोगों में जागरूकता की कमी है। हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि हाथ से मैला उठाने के कार्य में लगे लोगों की पहचान की जा रही है और इस प्रयास में स्वच्छता मोबाइल ऐप की मदद भी ली जा रही है। हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। स्वच्छता उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए रियायती ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नमस्ते योजना शुरू की गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह को प्रदर्शित किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना तीव्र गति से गमन करता है। ये 5 मैक से ज्यादा और लगभग 6174 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। हाइपरसोनिक मिसाइल पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं। हाइपरसोनिक हथियार 2 तरह के होते हैं। एक है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। पहले इसे रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है, फिर ये अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ता है। दूसरा है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद ये मिसाइल उस दिशा में एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड इंजन या स्क्रैमजेट द्वारा संचालित होती है। हाइपरसोनिक हथियारों के लाभ ये हैं कि ये मिसाइलें भूमिगत सुविधाओं में आसान लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए केवल गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और गति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करती हैं। ये मिसाइलें सुदूर रक्षित या फिर टाइम क्रिटिकल खतरों के खिलाफ जवाबी या लॉन्ग रेंज हमले कर सकती हैं। इन हथियारों को बहुत तेज और फुर्तीले होने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि ये पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों की पकड़ में ना आ सके। हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रमों का विकास करने वाले देशों में अमेरिका, रूस और चीन अग्रणी हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी इस तरह की तकनीक विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत मैक्स 6 स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा को शुरू किया गया है। मैक नंबर अनुपात है विमान आदि की गति या फिर ध्वनि की गति का। हाइपरसोनिक जिसकी गति 5 मैक से ज्यादा है, सुपरसोनिक की गति 1 मैक से ज्यादा होती है, ट्रांससोनिक 1 मैक का होता है। इसके अलावा सबसोनिक कहा जाता है 1 मैक से कम गति वाले को। और आइए बात करते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की। प्रीपेड भुगतान साधनों के लिए जमा बीमा कवर का प्रावधान किया गया है।
आरबीआई द्वारा गठित एक समिति ने आरबीआई से सिफारिश की है कि उसे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईसीजीसी के दायरे में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी शामिल करने की संभावना पर विचार करना चाहिए। वर्तमान में केवल बैंक जमाओं को ही डीआईसीजीसी के बीमा का लाभ प्राप्त होता है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2005 के तहत आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक पीपीआईज ऐसे भुगतान साधन हैं जो इनमें जमा मूल्य के बदले में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद तथा धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे पीपीआईज में जमा मूल्य इनके उपयोगकर्ताओं द्वारा नकद, बैंक खाते से डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए मूल्य को दर्शाते हैं। पीपीआईज में नकद रखने की सीमा अधिकतम 50,000 रुपए प्रति माह है। केवल वे कंपनियां ही भारत में पीपीआईज जारी कर सकती हैं जो भारत में निगमित हों, जिनकी चुकता पूंजी न्यूनतम 5 करोड़ रुपए हो और जिनकी सकारात्मक नेट वर्थ न्यूनतम 1 करोड़ रुपए हो। डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है। ये अलग अलग प्रकार की जमाओं पर जमा बीमा कवर प्रदान करती है। इनमें शामिल है बचत खाता जमा, सावधि जमा, चालू खाता जमा, आवर्ती जमा और उपार्जित ब्याज। अधिकतम बीमित राशि 5 लाख रुपए है। इस राशि में मूलधन और उस पर अर्जित ब्याज दोनों शामिल हैं। जमा बीमा कवर प्राप्त वित्तीय संस्थाएं हैं वाणिज्यिक बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक। पीपीआईज की अगर हम बात करें तो भौतिक नकद भुगतान के तहत प्लास्टिक कार्ड आधारित भुगतान जैसे कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और भुगतान। वहीं पीपीआईज के तहत प्रीपेड कार्ड जैसे कि स्मार्ट कार्ड, मोबाइल प्रीपेड कार्ड आदि आते हैं। ई वॉलेट, डिजिटल वॉलेट और मोबाइल वॉलेट आते हैं। इसके अलावा डिजिटल मुद्रा जैसे कि बिटकॉइन या वर्चुअल मुद्रा शामिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा बीटी कॉटन से जुड़े नए इनपुट्स की मांग के कारण भारत में इसके प्रवेश में देरी हो रही है। कुछ राज्यों ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉटन हाइब्रिड्स के जैव सुरक्षा अनुसंधान परीक्षणों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉटन हाइब्रिड्स द्वारा विनियमित हैं। ये फील्ड ट्रायल तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में किए जाने हैं। आपको बता दें कि फील्ड ट्रायल करने के लिए राज्य सरकारों से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है और इसलिए अनुपालन संबंधी निगरानी के लिए राज्यों की भागीदारी जरूरी होती है। जीईएसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली एक वैधानिक समिति है। इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए खतरनाक सूक्ष्म जीवों या आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण के उपयोग या आयात या निर्यात और भंडारण नियमावली 1989 के तहत किया गया है। इसका मुख्य कार्य औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजकों के व्यापक उपयोग से जुड़ी गतिविधियों को मंजूरी देना है। ये किसी भी आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए जीव को पर्यावरण में प्रसारित या मुक्त किए जाने से पहले उसका प्रायोगिक फील्ड ट्रायल आयोजित करती है। आपको बता दें कि बीटी यानी बैसिलस thuringiensis कॉटन कपास की एक संकर किस्म है। इसमें Cry1AC और Cry1AB नामक जीन मौजूद होते हैं। ये जीन मृदा में पाए जाने वाले बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से अलग किए जाते हैं। फिर विषाक्त प्रोटीन के रूप में उनकी कोडिंग की जाती है ताकि ये बॉलवर्म कीड़ों को नष्ट कर सके। बीटी कॉटन एकमात्र जीएम यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई है। अगला टॉपिक है सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। भारत ने सूरीनाम में रहने वाले मूल भारतीय प्रवासियों के लिए ओसीआई कार्ड के लिए पात्रता मानदंडों का विस्तार किया है। पात्रता मानदंडों को वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों की चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक करने का फैसला लिया गया। सूरीनाम में भारतीय समुदाय 5 जून 1873 को भारतीयों का पहला दल लल्ला रुख नामक जहाज पर सवार होकर सूरीनाम के समुद्री तट पर पहुंचा था। भारतीय सूरीनामी इस देश का सबसे बड़ा निर्जातीय समुदाय है। यहाँ की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 27.4% है। 1873 से लेकर 1916 की अवधि में 34,000 से अधिक भारतीय बागानों में काम करने के लिए अनुबंधित मजदूरों के रूप में ब्रिटिश भारत से सूरीनाम लाए गए थे। 19वीं शताब्दी में गंगा के मैदानी इलाकों में पड़े भयंकर अकाल ने चरम गरीबी को जन्म दिया। अतः गरीबी और अभाव की वजह से भारतीय मजदूर पलायन के लिए विवश हो गए। सूरीनाम में इन श्रमिकों के वंशज मुख्य रूप से सरनामी हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। ये अवधी और भोजपुरी के मिश्रण से उत्पन्न हुई भाषा है। ये सूरीनाम में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सूरीनाम को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1976 में भारत और सूरीनाम ने अपने संबंधों की शुरुआत की थी। सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के पूर्वोत्तर तट पर स्थित है। ये पूर्व में फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में गुयाना से घिरा हुआ है।
भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र और दलदली क्षेत्रों के साथ यहाँ संकीर्ण तटीय मैदान है। सूरीनाम की प्रमुख नदियां हैं कोमेवाइन नदी, कोपेनेम नदी, कोरेंटीन नदी, मारोवाइन यानी मोरोनी नदी आदि। और यहाँ का सर्वोच्च शिखर है जुलियाना टॉप। सूरीनाम को आप दक्षिण अमेरिका के मैप में देखिए और सूरीनाम के बारे में जो भी जानकारी आपको प्राप्त होती है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। महामारी संधि से रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR से जुड़े प्रावधानों को हटाने से मानवता को भविष्य की महामारियों का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में महामारी संधि के मसौदे के नवीनतम संस्करण को विश्व स्वास्थ्य सभा में साझा किया गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली एक संस्था है। हालांकि पहले महामारी संधि के मसौदे AMR नीति के निर्देशों पर आधारित थे, लेकिन पहले दौर की वार्ताओं के बाद इन सभी प्रविष्टियों को अब हटाए जाने का खतरा है। विश्व स्वास्थ्य सभा ने दिसंबर 2021 में महामारी संधि पर कार्य शुरू किया था। ऐसा इस संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज का मसौदा तैयार करने और उस पर वार्ता करने के लिए एक वैश्विक प्रक्रिया पर सहमत होने के बाद किया गया था। महामारी संधि की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य महामारी को रोकना, जीवन की रक्षा करना, बीमारियों को बोझ कम करना और आजीविका की रक्षा करना है। ऐसा महामारी को रोकने, उसके लिए तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने तथा स्वास्थ्य प्रणालियों की रिकवरी के लिए वैश्विक क्षमताओं को मजबूत करके किया जाएगा। ये सभी सरकारों और सभी समाजों को शामिल करने के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। साथ ही महामारी की रोकथाम, तैयारियों और प्रतिक्रिया संबंधी पहलुओं को निर्धारित करती है। महामारी संधि की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इस तरह की संधि देशों को भावी महामारियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक क्षमताओं को मजबूत करने तथा प्रतिरोधक बनने में सक्षम बनाएगी। महामारियों का शीघ्र पता लगाने और उनकी रोकथाम करने में मदद मिलेगी। चिकित्सा समाधानों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके भविष्य की किसी भी महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। और अगर हम महामारी से जुड़ी चिंताओं की बात करें तो ये टीकों और उपचारों तक बेहतर पहुंच की मांगों से ध्यान भटकाने का प्रयास करता है। प्रस्तावित महामारी संधि के अधिकतर प्रावधान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 के तहत उपलब्ध हैं। WHO के पास पहले से ही IHR के नाम से ज्ञात बाध्यकारी नियम हैं। ये उन देशों के दायित्वों को निर्धारित करते हैं जहां पर लोक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं के प्रभावों की सीमाओं को पार करने की संभावना होती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ओपेक प्लस देशों ने पेट्रोलियम के अपने समग्र उत्पादन लक्ष्यों को कम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओपेक प्लस में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन और रूस के नेतृत्व वाले उसके सहयोगी शामिल हैं। ओपेक प्लस का गठन 2016 में हुआ। ओपेक प्लस विश्व के 23 तेल उत्पादक देशों के समूह को कहा जाता है। इस समूह में कई देश शामिल हैं। ओपेक के 13 सदस्य हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, कोंगो गणराज्य और वेनेजुएला तथा 10 अन्य तेल उत्पादक देश हैं: रूस, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान और सूडान। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ये अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। ये वर्ष में 2 बार जनवरी और जून में जारी की जाती है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में ये कहा गया है कि इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था का काफी हद तक मंद रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में समृद्धि की गति के मंद होने के संकेत। भारत में वित्त वर्ष 2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 6.3% की वृद्धि दर का अनुमान है। इससे पहले जनवरी 2023 में जारी रिपोर्ट में 6.6% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था। कॉर्पोरेट मुनाफे में वृद्धि से भारत में निजी निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसके अलावा 2023 की पहली तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 6.8% रह गई है। अंतर्दृष्टि। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अंतर्दृष्टि नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ये डैशबोर्ड प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। ये देश भर में व्यापक स्तर पर वित्तीय अपवर्जन की सीमा का भी आकलन करेगा ताकि इसे कम किया जा सके। वर्तमान में ये डैशबोर्ड RBI में आंतरिक उपयोग के लिए है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय SaaS उद्योग यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस उद्योग का राजस्व मूल्य 2026 तक $26 बिलियन तक पहुंच जाएगा। SaaS एक सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल है। ये बाहरी सर्वर का उपयोग करके सब्सक्रिप्शन के आधार पर सॉफ्टवेयर तक पहुंच की अनुमति देता है। इसे क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। SaaS प्रत्येक उपयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से प्रोग्राम तक पहुंच की अनुमति देता है और इस तरह से SaaS इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउजर के साथ किसी भी डिवाइस से
से डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। किसी भी वेब आधारित ईमेल सेवा को SaaS के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए आउटलुक, हॉटमेल या याहू। मूल्य समर्थन योजना। केंद्र सरकार ने 3 प्रकार की दालों तुअर, उड़द और मसूर पर 2023-24 के लिए 40% की खरीद सीमा को समाप्त कर दिया है। ऐसा मूल्य समर्थन योजना के तहत किया गया है। सरकार ने ये कदम दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। इस निर्णय के तहत किसानों से बिना किसी सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन दालों की खरीद का आश्वासन दिया गया है। प्राइस सपोर्ट स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान नामक अम्ब्रेला योजना का एक घटक है। प्राइस सपोर्ट स्कीम को तभी लागू किया जाता है जब कृषि उपज की कीमतें MSP से नीचे आ जाती हैं। इस योजना का क्रियान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय करता है। वरुणास्त्र। भारतीय नौसेना ने वरुणास्त्र पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका परीक्षण समुद्र के नीचे एक लक्ष्य को भेदने के लिए लाइव वॉरहेड के साथ किया गया है। ये जहाज से प्रक्षेपित होने वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे DRDO के तहत विजाग यानी विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला NSTL ने डिजाइन और विकसित किया है। इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। ये 40 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। ये 600 मीटर की अधिकतम गहराई तक परिचालन में रह सकता है। ये बहु पैंतरेबाजी यानी मल्टी मैनोवरिंग क्षमताओं से युक्त लॉन्ग रेंज टॉर्पीडो है। शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना। लगभग 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा ऋणों को अब CGFSEL से क्रेडिट सुरक्षा प्राप्त होगी। इससे RRBs वाणिज्यिक बैंकों के बराबर आ सकेंगे और उन्हें ऐसे ऋणों पर ब्याज दर कम करने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में CGFSEL की शुरुआत की थी। इसे शिक्षा ऋण को सुलभ बनाने और सार्वजनिक, निजी तथा विदेशी बैंकों द्वारा स्वीकृत शिक्षा ऋणों में चूक की स्थिति में गारंटी कवरेज का विस्तार करने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान में ये योजना शिक्षा ऋण पर चूक को उस स्थिति में कवर करती है जब ऋण सीमा 7.5 लाख रुपए हो, साथ ही जिसके लिए न कोई जमानत सुरक्षा हो और न ही तीसरे पक्ष की गारंटी उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का चयन करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में पहले से ही 9400 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2015 में जन औषधि योजना को संशोधित करके प्रधानमंत्री जन औषधि योजना नाम कर दिया गया था। वर्ष 2016 में इसे फिर से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के रूप में नया नाम दिया गया। इसे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नामक समर्पित केंद्रों के माध्यम से जनता को वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय नौसेना का प्राथमिक युद्धपोत INS त्रिशूल दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पर पहुंचा है। ये जहाज महात्मा गांधी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया है। 7 जून 1893 को गांधी जी को पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने नस्लीय उत्पीड़न के खिलाफ उनके अभियान को जन्म दिया। गांधी जी उसी वर्ष व्यवसायी दादा अब्दुल्ला के वकील के रूप में उनका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए डरबन पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस वर्ष भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना के 30 वर्ष भी पूरे हुए हैं। माउंट एवरेस्ट। हाल ही में न्यूजीलैंड उच्चायोग ने सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे की माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की 70वीं वर्षगांठ मनाई। वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस चोटी की औसत समुद्र तल से ऊंचाई 29,029 फीट यानी 8,848 मीटर है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा हुआ है। इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर की ओर गति करके यूरेशियन प्लेट के नीचे आ गई थी। आपको बता दें कि एवरेस्ट 3 तरफा पिरामिड के आकार का है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।